Now we are about to start with a new topic which is been given on page number 38 of your physics textbook. Right hand side B वाला, shape of liquid drops on a solid surface. ठीक है, तो यहाँ पर हमको देखना है कि अगर सपोज करो कि कोई भी सरफेस पे, ठीक है, सॉलिड सरफेस पे अगर लिक्विड ड्रॉप गिरता है, ठीक है, तो वो ड्रॉप किस फॉर्म में या किस शेप में गिरेगा, या मतलब समझ में आया उसका शेप कैसा रहेगा, हम लोगों को वो जानना है मैथमेटिकली या साइंटिफिकली, हम लोग वो देखेंगे। ये क्या रहता है, ये मर्क्यूरी है, ठीक है, तो ये ज़्यादातर क्या है, ये मर्क्यूरी होता है, और ये क्या होता है, वाटर, मोस्टली वाटर, ठीक है। याद रखो ये चीज़ बुक में नहीं है, लेकिन ये लॉजिकल बात है कि वो सरफेस पे ड्रॉप होना चाहिए जो उसको एब्जॉर्ब ना करे, ताकि वो ड्रॉप उस पर रहे, ठहरा रहे कुछ देर के लिए। इतना समझा? तो ये दो कंडीशन कैसी मीट हुई, या कैसा ये ड्रॉप गिरने के बाद ये अपने आप ऐसे फॉर्म में आ गया या ये फॉर्म में आ गया, ये हम लोग देखेंगे। समझ में आ गया? ठीक है, तो उसको देखेंगे। उसको देखने से पहले हम लोगों को दो चीज़ समझनी होगी। एक समझना होगा सरफेस टेंशन एक समझना होगा सरफेस टेंशन, और दूसरा जो है हमको समझना होगा वो क्या है, इंटरफेस। FASE क्या, हाँ नहीं FACE, इंटरफेस ये दो चीज़ समझनी होगी। समझ में आया? ये वो इंटरफेस नहीं है जो सेल डिवीजन में होता है, वो PHASE फेज होता है, ये इंटरफेस है। तो अगर ये दो चीज़ समझेंगे तो आगे की चीज़ें समझने में थोड़ी आसानी हो जाएगी। समझ में आया? अरे समझा कि नहीं? ठीक है, तो देखो अभी इसके अंदर सरफेस टेंशन हम लोगों ने पहले पढ़ चुके हैं। सरफेस टेंशन का फॉर्मूला भी बोले थे हम लोगों ने कि सरफेस टेंशन दैट इज T इज गिवन बाय फोर्स पर यूनिट लेंथ, चाहे वो स्मॉल L हो या कैपिटल L हो। ठीक है, समझ में आया? तो इसका मतलब क्या, मतलब कि अगर कोई लिक्विड का ये ड्रॉप है, अगर हम उसको ऊपर से देखते हैं, तो आपकी बुक में ऐसा डायग्राम बना है पिछले पेजेस पे कि ये पानी का ड्रॉप है। तो सपोज करो उसके मॉलिक्यूल्स, पानी के मॉलिक्यूल्स, थोड़ा बड़ा बनाता हूँ, पानी के मॉलिक्यूल्स जो है ऐसे अरेंज है। देखो पानी के मॉलिक्यूल्स रैंडमली रह गए, ये एज्यूम किया जा रहा है। सपोज करो अगर वो लीनियर अरेंजमेंट में है तो एक इमेजिनरी लाइन हम लोग एज्यूम करते हैं। आपकी बुक में देखो ऐसा बना है पिछले पेजेस पे, ठीक है। और क्या बोलते हैं कि इस सरफेस के ऊपर, इस सरफेस के ऊपर, इस पानी के मॉलिक्यूल के ऊपर दोनों साइड से इक्वल फोर्स लगेगा, विच विल एक्चुअली ट्राई टू मेक देम, या बोलते ना अपार्ट, दोनों को एक दूसरे से पुल करने की कोशिश कर रहा है, जिस वजह से टेंशन क्रिएट होता है। टेंशन का मतलब होता है स्ट्रेच, टू स्ट्रेच, तो ये दोनों को स्ट्रेच करना चाह रहा है। ये सब कहाँ पर हो रहा है, ऑन द सरफेस, इसीलिए उसको बोला गया सरफेस टेंशन। इसका मतलब ध्यान से सुनो, सरफेस टेंशन, इस टॉपिक से रिलेटेड मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि सरफेस टेंशन की कौन सी चीज़ पे ध्यान देना है, फोर्स। फोर्स इज बीन अप्लाइड ऑन द मॉलिक्यूल, ये ध्यान रखो, क्योंकि यहाँ पर फोर्स अप्लाई हो रहा है ऑन द सरफेस ऑफ द लिक्विड। ये समझा? समझा? हाँ, छतरी यहाँ रख दो। इतना समझा? अब इसके बाद दूसरा समझना है इंटरफेस। व्हाट इज इंटरफेस? इंटरफेस क्या है? ऐसा सरफेस, ठीक है, जो दो मीडियम को सेपरेट करता हो। ऐसा सरफेस जो दो मीडियम को सेपरेट करता हो। सपोज करो मच्छी वाला पानी, मतलब वो जो टैंक है उसके अंदर पानी होता है, पानी और एयर ये दो अलग मीडियम है। तो याद रखो वो जो लेयर है वो दिखेगा नहीं, वो आपको एज्यूम करना पड़ेगा कि ये इंटरफेस है, जहाँ पर पानी खत्म हो रहा है और जहाँ से हवा शुरू हो रही है, वो इंटरफेस है। अब वो ऐसा दिखेगा नहीं, बराबर लाइन दिखेंगे नहीं, वो आपको एज्यूम करना है। समझ में आया? समझ में आया? अब जैसा कि देखो ये लिक्विड है तो ये सॉलिड है, ये लाल लाइन क्या है, सॉलिड सरफेस पे लिक्विड गिरा है ना, यहाँ पर भी वही है। तो आपको समझना है कि इंटरफेस क्या है, ये दोनों के जंक्शन पे है। ये दो चीज़ समझे? नहीं समझे? इंटरफेस समझे? देखो ये दिखता नहीं है, ये आपको समझ में एज्यूम करना पड़ता है कि भाई हाँ, जहाँ पर दो डिफरेंट मतलब मीडियम मिल रहे हैं तो उनके
जंक्शन को बोलेंगे इंटरफेस। समझ में आ गया? अगर समझा है तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ठीक है, तो सरफेस टेंशन हो रही है। अब जरा ध्यान से देखो। हाँ, मैं फिलहाल एक को कॉन्सेंट्रेट करता हूँ और फिर आपको बताता हूँ। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखो, ये वो सरफेस था जिसके ऊपर लिक्विड गिरा हुआ है। फिलहाल मैं ये वाला लिक्विड ड्रॉप एज्यूम कर रहा हूँ या कंसिडर कर रहा हूँ। वो ज़्यादा बड़ा हो गया ना, नहीं तो बोलेंगे सर आप एयर बबल समझा रहे हैं। ठीक है, ये लाइन जो है ये उसकी लाइन है। किसकी लाइन है? सॉलिड सरफेस की लाइन है। ये सॉलिड सरफेस की लाइन है और ये लाइन क्या है? सॉरी, ये क्या है? वाटर है। अब जरा ध्यान से देखो, इस पानी के बूंद के ऊपर ये सरफेस है, इसका मतलब ये सब पॉइंट पे सरफेस टेंशन पड़ रहा है। अरे सही है कि नहीं? अब ये पानी अंदर डूबा क्या, इसका मतलब इसका सरफेस अंदर नहीं जा रहा है, अपोज कर रहा है, मतलब यहां पर भी सरफेस टेंशन है। अरे है क्या नहीं? इन शॉर्ट, पानी के सारे थ्रू आउट इट्स सरफेस देयर इज अ सरफेस टेंशन। इतना समझा? समझा? तो देखो अभी सरफेस टेंशन कहाँ कहाँ हो रहा है। एक सरफेस टेंशन हो रहा है एट द जंक्शन या इंटरफेस ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड इंटरफेस पे हो रहा है। कुछ समझ में आया? उसको दिया गया है T1, इसको दिया गया है क्या? T1। एक्सटेंड करके ऐसा बोला है। बोलो समझा? समझा? T1 समझा? ये T क्या है? सरफेस टेंशन। ठीक है, ये क्या कर रही है? फोर्स लगा रही है बिटवीन द इंटरजंक्शन ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड सरफेस या इंटरफेस। समझ में आ गया? दूसरा देखो, एयर है, लिक्विड है, तो क्या हो गया? ये T3 होता है एक्चुअली, T3। ठीक है, ये T3 होता है। ये क्या होता है? इट इज यानी इट इज अ सरफेस टेंशन बिटवीन लिक्विड एंड एयर इंटरफेस। समझ में आया? तो इसको ऐसा दिया गया है, सॉरी ऐसा नहीं, ऊपर दिया है ना शायद, ऐसे दिया हुआ है। ये क्या है? ये T3। ये क्या है? T3। तो T3 क्या है? किसका कौन सा इंटरफेस बना रहा है? बोलो रे, एयर एंड लिक्विड का इंटरफेस बना रहा है। आपके बुक में पूरा लिखा हुआ है, ऐसा लिखा है, फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन एट द लिक्विड एंड एयर वगैरह वगैरह। समझ में आया? इंटरफेस। तो यहाँ पर एयर एंड लिक्विड फेस, इतना समझा। अब सेकेंड वाला देखो, T2। T2 क्या है? जरा ध्यान से देखो, यहाँ पर ध्यान से देखो, T2 क्या है? ठीक है, अभी ध्यान से देखो, T2 जो है ये बोल रहा है एयर एंड सॉलिड इंटरफेस। अब आप बोलेंगे सर एयर और सॉलिड इंटरफेस, तो सही बात है, वो तो यहाँ पर भी होना चाहिए, तो इसमें लिक्विड का क्या लेना देना? ये सवाल आ रहा होगा। तो देखो क्या हो जा रहा है, जरा ध्यान से देखो, यहाँ पर ये एक मॉलिक्यूल कंसीडर किया गया वाटर का, जो समझ में आया ना, जो इसके भी कांटेक्ट में है, लेकिन ये हिस्सा एयर के भी कांटेक्ट में है। अरे समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? वाटर मॉलिक्यूल ऐसा है जो जिसका एक हिस्सा किधर टच है? सॉलिड पे, लेकिन कुछ हिस्सा देखो उस पे भी टच है। समझ में आया? उस बेस पे बोला गया है एयर एंड सॉलिड इंटरफेस। समझ में आया? तो ये तीन टेंशन या तीन सरफेस टेंशन को कंसीडर किया गया है फॉर दिस पर्टिकुलर डायग्राम। किसी को कुछ नहीं समझा? अरे वो सिर्फ इसके अंडर वाले को कंसीडर किए, यहाँ पर एयर कहाँ से कांटेक्ट में आ रहा है? समझ में आया? और खाली उसको एक्सटेंड करके यहाँ बताया, इसको एक्सटेंड करके यहाँ बताया एज अ T2, इसको एक्सटेंड करके यहाँ बताया एज अ T1। एक्चुअली उसकी हद यहाँ तक ही है। समझ में आ रहा है? तुम लोगों को समझा? ठीक है, याद रखो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? शेप ऑफ लिक्विड ड्रॉप ऑन अ सॉलिड सरफेस। सॉलिड सरफेस पे अगर कोई लिक्विड गिरता है तो वो ड्रॉप किस शेप में फॉर्म करेगा, हमको ये देखना है। तो मैथमेटिकली उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। उसके लिए पहले दो चीज़ों को समझाया गया है। एक है सरफेस टेंशन,
व्हाट इज सरफेस टेंशन? फोर्स पर यूनिट लेंथ। मतलब क्या? मतलब लिक्विड के ऊपर के सरफेस पे एक इमेजिनरी लाइन हमको एज्यूम करनी पड़ती है और यह एज्यूम किया जाता है कि उस इमेजिनरी लाइन के ऊपर वेरियस मॉलिक्यूल्स है जिसके ऊपर इक्वली एंड अपोजिटली फोर्स पड़ रहा है, जो एक टेंशन क्रिएट कर रहा है ऑन द सरफेस ऑफ द लिक्विड, उसको सरफेस टेंशन बोलते हैं। ये समझ गया। दूसरा हम लोगों ने क्या देख रहे हैं कि इंटरफेस किसको बोलते हैं। तो व्हाट इज इंटरफेस? इंटरफेस वो चीज़ है या वो जंक्शन है जो दो मीडियम को सेपरेट करती है। इतना समझा। अब उसको हम लोगों ने ये दोनों चीज़ जो समझे उसको, उस नॉलेज को यहाँ पर अप्लाई की है कि एक सरफेस, सॉलिड सरफेस पे एक लिक्विड गिरा है, उस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर इंटरफेस बन रहा है। किसका? लिक्विड एंड सॉलिड का इंटरफेस बन रहा है। ठीक है, तो उसको दे दिया T1। क्यों? क्योंकि सरफेस टेंशन पड़ रहा है। देखो सरफेस टेंशन मतलब क्या? यानी कि हम लोग ऐसा बोलेंगे कि यानी लिक्विड जो होता है उसके सरफेस पे सब जगह पे टेंशन पड़ रहा है। अगर सरफेस टेंशन नहीं होता तो ये एब्जॉर्ब हो जाता था। समझ में आया? तो यहाँ पर ये एब्जॉर्ब नहीं हुआ, मतलब यहाँ पर भी सरफेस टेंशन है, उसको T1 से लिया गया। ठीक है, जरूरी नहीं इसको भी T1 ले सकते हैं, इसको भी, कुछ किसको भी ले सकते हैं। आपकी बुक में पहले इसको लिया गया, इसको लिया गया, तो अपन भी यही ले रहे। समझ में आया? T1 T2 ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं। खैर, तो इसको लिया गया T1। ठीक है, T1 ये जो सरफेस टेंशन है ये कहाँ पर है? एट द इंटरफेस ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड। ये है सॉलिड की लाइन, ये लिक्विड का ड्रॉप। समझ में आया? दूसरा क्या है? T2। T2 क्या है? एयर और सॉलिड के बीच में का इंटरफेस। ऐसा क्यों कंसीडर किया गया है? क्योंकि यहाँ पर कंसीडर किया जा रहा है कि पानी का वो मॉलिक्यूल जो कॉर्नर में है और विच इज इन कॉन्टैक्ट विद द सरफेस ऑफ द सॉलिड एज वेल एज विद द एयर, तो इसके लिए एयर एंड सॉलिड इंटरफेस माना गया। तीसरा क्या माना गया है? एयर और लिक्विड का, वो सब जगह पर है। आप बोलेंगे सर इधर से ही क्यों लिया? रहे किधर से भी ले सकते हैं, मगर आपकी बुक में ऐसा लिया है, इसके लिए बता रहा हूँ। क्यों? क्योंकि अपने को देखना है कि ये बना कैसे, तो कोई ना कोई एंगल क्रिएट करना पड़ेगा, इसके लिए उसने इधर से लिया। अदरवाइज आप ऐसा लो चलेगा। क्यों? क्योंकि एयर और लिक्विड तो यहाँ पर भी है। तुम लोग को समझ रहा है? ये तीन चीज समझी। अब जरा ध्यान से देखो। हाँ, कहानी में एज यूजुअल ट्विस्ट। ये जो T3 है, इसको T3 यहाँ लिख रहा हूँ मैं। अगर मैं इसको सपोज करो ऐसा एक लाइन ड्रॉ करता हूं, बन गया 90 डिग्री। एक लाइन ड्रॉ किया तो इस, अरे हाँ ये बोला नहीं मैंने, ये एंगल को थीटा बोला गया है आपके बुक में। इसको एंगल को क्या बोला गया है? ये जो एंगल फॉर्म हुआ है इसको एंगल को क्या बोला गया है? थीटा बोला गया है। तो जरा ध्यान से देखो, अगर मैं कॉस थीटा अगर मैं बोलता हूं तो कॉस थीटा क्या होता है? एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूस, बराबर है। अब इसका एडजेसेंट तो रहने दो, ठीक है। हाइपोटेन्यूस क्या है? T3। हाइपोटेन्यूस क्या है? T3। बोलो सही क्या नहीं? तो इसका मतलब मैं इसको ऐसा कर सकता हूं, T3 डॉट कॉस थीटा इज इक्वल टू एडजेसेंट। बोलो सही कि नहीं? समझा? अरे समझा कि नहीं? ठीक है, देखो ये होता है हाइपोटेन्यूस और ये होता है एडजेसेंट। मतलब मेरे को एडजेसेंट की वैल्यू क्या मिली? T3 डॉट कॉस थीटा। बोलो समझा? अरे समझा कि नहीं समझा? अब जरा ध्यान से देखो, शुरू करो। अभी आगे का ये हटाओ। अभी जरा ध्यान से देखो प्लीज। एक भी स्टेप अगर मिस आउट होता है यानी समझने से तो प्लीज मुझे बोलो, मैं रिपीट करूंगा इंशाल्लाह। ठीक है, तो देखो ये हो गया। अब जरा ध्यान से देखो, एट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम मतलब क्या? ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन एनी ऑब्जेक्ट इज बीन कैंसल्ड आउट। मतलब समझा? यानी अगर मैं सरफेस पे कोई ऑब्जेक्ट रखा तो ये ऊपर नहीं उड़ रहा है, ना ही तो ये अंदर दब रहा है। इसका मतलब ये दोनों फोर्सेस अप एंड डाउन वाले कैंसल आउट हो गए इक्वली। ना ये इधर सरक रहा है ना ये इधर सरक रहा है, मतलब लेफ्ट वाला और राइट वाला फोर्स ये भी कैंसल आउट हो गया है। तो अगर मैं बोलूं कि ये ड्रॉप एक जगह पे रुका हुआ है, दैट मीन्स इक्विलिब्रियम है। मतलब कि ना ये मूव हो रहा है ऊपर ना नीचे, ना दाएं ना बाएं। बोलो सही है कि नहीं? तो अगर मैं बोलता हूं कि ये इक्विलिब्रियम पे है, दैट मीन्स ऊपर नीचे का तो नहीं बोला गया है, लेकिन यहाँ बोला गया है कि ये दोनों फोर्सेस भी एक दूसरे को नलीफाई कर रहे हैं। यहाँ पर ये वाला क्या है? फोर्स मतलब क्या? टेंशन। T2 है इज इक्वल टू T1 है।
बराबर है। मगर साथ में एक और छोटा सा फोर्स हम लोगों ने यहाँ पर क्रिएट किए या ऐड किए, वो है T3 डॉट कॉस थीटा। समझा? क्योंकि ये दोनों इस डायरेक्शन में है। अरे समझा? अब देखो क्या करेंगे, सारे t को इधर लेकर आएंगे, कॉस को इधर ही रहने देंगे। तो मैं क्या कर सकता हूँ, T2 माइनस T1 इज इक्वल टू T3 डॉट कॉस थीटा। अगले स्टेप में T2 माइनस T1 इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन T3। समझा? ये इक्वेशन आया, मगर अभी तक फॉर्मेशन ऑफ ड्रॉप ऑन अ सॉलिड सरफेस नहीं शुरू किए। ये इक्वेशन आया, इस इक्वेशन की मदद से अब हम बताएंगे कि कैसा सॉलिड सरफेस पे लिक्विड फॉर्म हुआ, ड्रॉप। समझ में आ गया? फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड हमको सारा आगे का कैरी फॉरवर्ड करना है। कॉस थीटा इज इक्वल टू T2 माइनस T1 अपॉन T3, ये वाला है ना, ठीक है। अभी हम लोग करेंगे, ठीक है। कॉस थीटा, आपको मैथमेटिकली पता है कि कॉस थीटा जो होता है, ठीक है, उसकी वैल्यू -1 टू +1 के रेंज में ही होती है। 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती, नहीं हो सकती, नहीं हो सकती, -1 से कम नहीं हो सकती। ये याद रखो। अगर नहीं, देखो मैं बताता हूँ, हाँ जाने दो, देखो मैं बताता हूँ मिसाल के तौर पे, नहीं जाने दो, छोड़ो। मिसाल के तौर पे देखो, कॉस थीटा, अगर यहाँ पर थीटा सपोज करो 90 है, तो यानी 90 डिग्री है, तो ये 1 होता है, ठीक है। कॉस 0 डिग्री है, तो वो मेरी, अरे एक मिनट, 90 0 होता है, कॉस 1 ये होता है। और अगर आप ये देखेंगे, मैं इसको थोड़ा अलग इससे लिखता हूँ, कहानी में ट्विस्ट आ रहा है, 180 डिग्री है, ठीक है, तो ये होता है -1। हाँ ये मेरे को भी नहीं मालूम, लेकिन समझो, ठीक है। कॉस 90 डिग्री मतलब कि एंगल अगर 90 डिग्री है, एंगल अगर 90 डिग्री है, तो वैल्यू क्या रहेगी, 0, विच इज ऑल्सो पॉजिटिव, मतलब ना नेगेटिव ना पॉजिटिव, तो पॉजिटिव। और कॉस डिग्री अगर 0 है तो 1 यानी कि पॉजिटिव। कॉस 180 यानी कि डिग्री अगर 180 है तो माइनस। इसका मतलब क्या, ध्यान से देखो, अगर ये समझ गए तो आगे का समझेंगे। बहुत ध्यान से देखो, ये ऑब्ट्यूज एंगल है, मतलब माइनस में अगर हमारा आंसर आया तो समझ जाना कि लिक्विड सॉलिड सरफेस से ऑब्ट्यूज एंगल बनाएगा। वो जो फॉर्मूला निकाले उसका जब कैलकुलेशन करेंगे, बताता हूँ मैं कैसा कैलकुलेशन है, तो जब उसमें अगर माइनस में आंसर आया तो क्या हो जाएगा कि वो मोर देन 90 डिग्री बना रहा है, मतलब 180 डिग्री बना रहा है, यानी कि नेगेटिव। नेगेटिव आंसर आया मतलब ऑब्ट्यूज एंगल बना रहा है। इतना समझा, ठीक है। 0 मतलब एक्यूट एंगल, अरे अबे 0, अरे नहीं सॉरी 0 मतलब क्या, एक्यूट एंगल में गिन सकते हैं। 89 में एक्यूट एंगल में गिन सकता हूँ ना। मैं राउंड सम कर रहा हूँ, 90 को भी फिलहाल एक्यूट में समझो, ठीक है। तो देखो ध्यान से देखो, समझ रहा है, कंफ्यूज हुए। 89 को कंसीडर कर सकते हैं, उसको उठा के मैंने यहाँ रख दिया, समझ में आया। यानी कि 90 डिग्री को भी हम लोग अगर चाहे तो कंसीडर करो एक्यूट में। अगर एक्यूट रहा तो समझ जाना आंसर पॉजिटिव में आएगा। यानी पॉजिटिव में आएगा मतलब क्या, तुम लोग को समझा? यहां पर कंफ्यूजन होता है, प्लीज ये बात याद रखो, ठीक है। अगर नहीं समझा, मैं हूं ना, देखो थीटा कुड बी एक्यूट, बराबर है। हाँ एक मिनट जो थीटा की डिग्री यानी कि वैल्यू पॉजिटिव एक्यूट और PAC, सी मतलब क्या, यानी कि कॉनकेव। पैक याद रखो, पैक समझ में आया? मैंने ऐसे याद रखा हो, कुछ समझा? अगर आपका आंसर डिग्री नहीं, आंसर पॉजिटिव आया तो समझ जाना कि एंगल एक्यूट बनेगा। अगर एंगल एक्यूट बना तो समझ जाना वो जो
मतलब मिनिस्कस बनेगा वो कॉनकेव बनेगा, कॉनकेव बनेगा। इतना समझा? हाँ बराबर है, मैं हूं ना। और यहां पर नवंबर याद रखो NOV, नवंबर, ठीक है। यानी कि नेगेटिव, ऑब्ट्यूज और कॉन्वेक्स। बोला समझा? हो गया। से बात कर रहे हैं, लेकिन ये बात जनरली सबके लिए की जा रही है, ठीक है। ध्यान से देखो, हाँ ये क्या है, ये थीटा है, हाँ ये क्या है, ये जीरो नहीं है, ये थीटा है, थीटा, ठीक है। थीटा की वैल्यू अगर कॉस के जरिए से पॉजिटिव आई तो इसका मतलब एंगल जो है वो एक्यूट होगा। अगर एक्यूट एंगल बना रहा है तो मिनिस्कस क्या रहेगा, कॉनकेव। इसीलिए PAC, पैक, P मतलब पॉजिटिव, A मतलब एक्यूट, C बोले तो ये वाला कॉनकेव वाला, ये C, नहीं तो क्योंकि आप बोलेंगे सर दोनों जगह तो C है, नहीं ये वाला C। वैसा ही अगर ये नवंबर याद रखने का, NOV, समझ में आया। अगर थीटा, कॉस थीटा की वैल्यू नेगेटिव में आती है तो इसका मतलब वो ऑब्ट्यूज एंगल बना रहा है। अगर ऑब्ट्यूज एंगल बना है तो मिनिस्कस का शेप क्या रहेगा, कॉन्वेक्स। ये V कौन सा लिया गया है, इधर का V लिया गया है, इधर का V, जैसे यहाँ C लिया गया था। बोलो समझा? ये तीन चीजें, यानी ये दो डायलॉग्स याद रखो। ये ड्रॉपलेट है, ठीक है। अब देखो मैं डायरेक्ट करता तो ज्यादा अच्छा रहता, मरना तो मरो, मेरा क्या है। ये क्या हो रहा है, एक्यूट बनाया, देखो कॉनकेव बना, बस यही बता रहा था। बस पॉजिटिव कैसा है वो मैंने नहीं बताया, क्योंकि मैं बोल रहा था सम सॉल्व करने दो, सम मतलब क्या, वो जो भी है उसका डेरिवेशन करने दो। तो ये दो तो समझ गए आप। एक्यूट हुआ, एक्यूट क्यों, क्योंकि देखो हम लोग इसके शेप के हिसाब से लाइन स्ट्रेट बनाएंगे। तो देखो, और ये तो सरफेस का है, तो ये दोनों के बीच में थीटा एंगल बन रहा है, तो अगर एक्यूट एंगल बन रहा है तो समझ जाना कॉनकेव है। अब तुम लोग मर रहे थे तो मैं क्या करूँ, समझ में आ गया। अब लो ड्रॉप के हिसाब से ना, लो अभी दूसरा भी ले लो, ये हो गया, ठीक है। और ये हो गया मर्क्यूरी वाला ड्रॉप, हाँ ये दोनों के बीच में कनेक्शन है, अपना बनाने है, नहीं तो तुम लोग फिर इस पे से मैं करेंगे। लो ये हो गया, इतना हो गया। अब देखो इसके सरफेस के हिसाब से ऐसा जाएगा, तो ये क्या बन गया, ऑब्ट्यूज बना तो देखो कॉन्वेक्स बना कि नहीं बना, तुम लोगों को समझा। ये ऐसा सरफेस के ऊपर, बोले सॉरी ये क्या है, ये ऐसा वाला, समझ में आया। अभी जरा ध्यान से देखो, हाँ अब हम लोग यहाँ पर 4 डिफरेंट कंडीशंस ले रहे हैं, ठीक है। पहली कंडीशन, ठीक है, पहली कंडीशन जिसके अंदर देखो हमारा फॉर्मूला क्या था, कॉस थीटा, लिख दूं क्या, लिख देता, वीडियो में याद रहेगा। कॉस थीटा इज इक्वल टू T2 माइनस T1 अपॉन T3। इसी को पकड़ के चलना है हम लोगों को, और कुछ सिचुएशन अपने आप से सामने रखना है। पहला केस 1 या फर्स्ट सिचुएशन, जिसके अंदर हम बोल रहे हैं T2 विल बी ग्रेटर देन T1। मतलब क्या, समझ में? देखो दोनों के बीच में माइनस साइन है, इसके लिए मैंने ऐसा बोला। अगर मैं बोलूँ 3 - 1, जो भी आंसर आएगा पॉजिटिव में आएगा, समझ में आया। जो भी आंसर आएगा क्या, तो याद रखो सरफेस टेंशन इधर वाला, वो जो ड्रॉप हम लोग बनाए थे, समझ में आया। सरफेस टेंशन इधर वाला अगर ग्रेटर रहा किससे, इधर वाले से, तो जो भी बनेगा, समझ में आ रहा है, पॉजिटिव। अगर पॉजिटिव है तो क्या है वो बोलो, हाँ पॉजिटिव तो क्या है वो, हाँ एक्यूट एंगल बनेगा। तो एंगल क्या बनेगा, एक्यूट बनेगा। और अगर एक्यूट बना तो वो कौन सा रहेगा, कॉनकेव। और अगर कॉनकेव है तो वो स्प्रेड हो जाएगा। स्प्रेड हो जाएगा मतलब क्या, वो ऐसा कबर के जैसा हो जाएगा। अरे समझा, ऐसा हो जाएगा। तुम लोगों को समझा, ठीक है। तो ये याद रखो कि एक्यूट बनेगा तो क्या, एक्यूट मतलब समझ गया ना, ये ऐसा जा रहा है, ठीक है। तो क्या बन जाएगा,
कॉनकेव बन जाएगा, मतलब कि ऐसा हो जाएगा। अभी ज़रा ध्यान दो। दूसरी बात, ये हो गया पहली कंडीशन, ठीक ठीक ठीक। दूसरी कंडीशन, जहाँ पर T2 इज स्मॉलर देन T1। कुछ कंडीशन या कुछ सरफेस ऐसा रहेगा जहाँ पर सरफेस टेंशन ऑफ द लिक्विड T2 इधर वाला T1 से कम रहेगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इस सम के मुताबिक या इस फॉर्मूले के मुताबिक माइनस में आंसर आने वाला है। अगर माइनस में आंसर आएगा तो क्या हो जाएगा, चल ही नहीं रहा है, तो क्या हो जाएगा, ऑब्ट्यूज एंगल बन जाएगा। और अगर ऑब्ट्यूज एंगल बन गया तो वो क्या रहेगा, कॉन्वेक्स। एक्चुअली वो सेव पैक, वो क्या बोला मैंने, हाँ पैक नवंबर, वो जो रहेगा ना, नवंबर में पैकिंग करो, तो ये जो रहे ना उसकी वजह से ज़्यादा आसान हो जा रहा है। अब ये क्या हो जाएगा, ये स्प्रेड नहीं होगा, अब ये बनेगा ड्रॉप, ये सिकुड़ जाएगा। और ये मर्क्यूरी के साथ ज़्यादातर होता है। समझ में आ रहा है आप लोगों को, समझ में आया। अब तीसरी कंडीशन, ये जल्दी जल्दी, तीसरी कंडीशन, ना 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 ना, तीसरी कंडीशन में हम लोग देखो क्या बोल रहे हैं, यहाँ पर कुछ अलग बोल रहे हैं कि यहाँ पर T2 माइनस T1 द होल विल बी इक्वल टू T3। कुछ समझा, यानी ये दोनों को माइनस करने के बाद जो भी आंसर आएगा, अरे हाँ 1 आएगा एग्जैक्टली, दोनों के जो भी रहेगा, तो यानी कि क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हम लोग क्या करेंगे, कैसा लेंगे, हाँ यानी ऐसा लेंगे पहला अपॉन T3। इसका मतलब क्या, T3 अपॉन T3, और इन लोगों को कट करेंगे तो क्या आ गया 1। तो कॉस 1 यानी कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 आया, है ना, क्या आया, कॉस थीटा इज इक्वल टू, और कॉस थीटा 1 अगर आता है तो आंसर क्या आता है, 0। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन नहीं, वो जो डीप कॉन्वेक्स बनाया था मैंने, याद है, तो वो वाला बनेगा। हाँ समझ में आया, बहुत डीप कॉन्वेक्स बने। हाँ मैं बोलता हूँ ना, बना देता हूँ, लो ये ना, ये एकदम भयानक सा स्प्रेड हो जाएगा, एकदम चपटा वाला, पानी पूरी तरह से फैल जाएगा, हाँ स्प्रेड हो जाएगा। तो एंगल कैसा बनेगा, ऑलमोस्ट 0। द लास्ट वन है, अब लास्ट वन, T2 माइनस T1 द होल इज ग्रेटर देन T3। अगर ऐसा होगा तो याद रखो आंसर क्या आएगा, नहीं देखो सपोज, देखो यानी कि ये क्या, ये न्यूमरेटर है, ये न्यूमरेटर है, सपोज करो ये है 4, ये है डिनोमिनेटर है, सपोज करो ये है 2, तो क्या हो जाएगा 1, और ये क्या हो जाएगा 2, और 2 आंसर आ नहीं सकता। कुछ समझ रहा है, अरे बराबर ना, ये क्या है, ये ऊपर वाला है और ये नीचे वाला है, ये न्यूमरेटर है, अगर ग्रेटर रहा डिनोमिनेटर से तो क्या हो जाएगा, ये वैल्यू देखो ज्यादातर वैसी आ रही है। कुछ समझ में आया, यानी 1 से आगे चले जाएगी, विच इज नॉट पॉसिबल विद द कॉस थीटा, क्योंकि कॉस थीटा की वैल्यू -1 से लेकर +1 तक का ही है, यानी 1 तक का ही है। अरे वो है, ट्रिग्नोमेट्री में है, समझ गया। अगर ऐसा रहा तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, यानी कि cos थीटा इज ग्रेटर देन 1 विच इज नॉट पॉसिबल। तो देखो आपकी बुक में क्या लाइन दिया है उसने, हाँ ड्रॉप बनेगा ही नहीं, मतलब क्या, इट विल बी एज गुड एज लाइक अ सरफेस ओनली, ये बहुत पूरी तरह से स्प्रेड हो जाएगा। 4th वाली कंडीशन में, 3rd वाली कंडीशन में हल्का सा बल्जिंग होगा, मगर इसके जो एंड्स है वो ज़्यादा स्प्रेडेड हो जाएंगे, जिसके वजह से आपका कोई एंगल बनेगा ही नहीं। अभी यहाँ पर ध्यान दीजिए, पेज नंबर 39, फैक्टर्स अफेक्टिंग एंगल ऑफ कांटेक्ट। इसको कैसा याद रखने का, एकदम सिंपल। यहाँ पर देखो, इसको आपको याद रखना है एज नीट, NEET नहीं, NIT नीट। मतलब क्या, सबसे पहला नेचर ही होगा, नेचर ऑफ लिक्विड एंड सॉलिड। आप देख सकते हो, हम लोगों ने पहले यानी बनाए थे, यानी ऐसा मैंने तुम लोग को बताया था कि ग्लास में अगर पानी लेंगे, कांच के बर्तन में अगर पानी लेंगे तो कॉनकेव बनेगा।
यही पानी अगर हम लोग सिल्वर के ग्लास में लेंगे तो 90 डिग्री बनेगा। तो मटेरियल चेंज होने की वजह से क्या हो जा रहा है, देयर इज अ चेंज इन द मिनिस्कस। समझ में आ गया? तो ये हो जाता है। तो इसीलिए पहला बोला गया है नेचर ऑफ अ लिक्विड एंड क्या बोलते हैं सॉलिड। दूसरा क्या है, आई फॉर इम्प्यूरिटी। अगर इम्प्यूरिटी बढ़ाते जाएंगे तो याद रखो उसका मिनिस्कस भी चेंज होते जाएगा। समझ में आया? यानी कि स्प्रेड होते जाएगा, वो 0 डिग्री तक का जाते जाएगा। अगर मर्क्यूरी में भी अगर इम्प्यूरिटी बढ़ाए तो वो जो गोल बना था ना एकदम एग्जैक्ट, वो गोल अभी थोड़ा स्प्रेड होता जाएगा। क्यों? इम्प्यूरिटीज अगर बढ़ी तो क्या हो जा रहा है, उसका मिनिस्कस चेंज होते जा रहा है। अरे तुम लोग को समझ रहे हैं ना? क्योंकि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, फैक्टर अफेक्टिंग एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। तो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट बार बार चेंज होते जा रहे हैं। एंड द लास्ट टी वाला मतलब क्या, टेम्परेचर। यानी टेम्परेचर जितना इंक्रीज करेंगे तो उतना ज्यादा एंगल डिक्रीज होगा। बोलो समझा? अगर टेम्परेचर जितना कम करेंगे तो क्या हो जाएगा, एंगल उतना ज्यादा बढ़ेगा। वहां लिखा है। तो जो वो कंडीशंस हम लोगों ने बताए थे ना कि कटोरी में या ग्लास में हम लोगों ने पानी लिए, सिल्वर लिए, मर्क्यूरी वगैरह, सॉरी सिल्वर के इसमें पानी लिए या मर्क्यूरी लिए, ये सब हम लोग क्या बोल रहे थे या क्या एज्यूम कर रहे थे, एट कांस्टेंट टेम्परेचर ये सारा एक्सपेरिमेंट हो रहा है। समझ में आया? लेकिन अगर टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे तो डिग्री गिरते जाएंगी, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट गिरता जाएगा। ये 3 फैक्टर समझ गए। अभी देखो पेज नंबर 30। अच्छा, ये जो ब्लू वाला बॉक्स है माय फेवरेट। क्यों? एग्जाम के लिए फेवरेट। हाँ, तो उसमें क्या है मैं डाल सकता हूँ। आप लोग देख लो कि एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट क्या क्या बन रहा है। इसके ऊपर रख दो, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट क्या क्या बन रहा है, 0 0 वगैरह, वो जो भी है क्लोरोफॉर्म वाला या जो भी है, ये जरा तुम लोग देख लेना। ठीक है, रटना पड़ेगा आप लोगों को। अब आता है 2.4.1